नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं इंटरनेट पर हर दिन लगभग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस होता है। और अगर हम इस डेटा को आपके 128 जीबी वाले फोन में अगर स्टोर करना चाहें तो हमें करीब 19.5 अरब फोन्स चाहिए होंगे इस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो समझ सकते हैं कि आज के समय में डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट में गूगल करीब 24 लाख सर्चेज को प्रोसेस करता है। वही इंस्टाग्राम यूजर 47,000 फोटोज हर एक मिनट में शेयर करते हैं और वहीं ट्विटर पर लगभग 4.5 लाख ट्वीट्स हर एक मिनट में होता है। तो ये जो ह्यूज अमाउंट में डेटा हर दिन प्रोड्यूस हो रहा है, आखिर हम इसे कैसे स्टोर करते हैं और इसे कैसे प्रोसेस करते हैं? तो इसी टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है बिग डेटा। तो बिग डेटा समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये डेटा क्या होता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपने मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे कि आपका फोटोज, आपका ऑडियो वीडियो, या फिर जो आप अपने फोन या कंप्यूटर्स में गेम खेलते हैं, या अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक डेटा का ही एग्जाम्पल है। या फिर आप ले लीजिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे जो शॉर्ट वीडियोज और रील्स हैं ये सभी के सभी क्या है? डेटा है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि बिग डेटा की शुरुआत कैसे हुई। तो फर्स्ट यूज केस है बिग डेटा का, वो हमें देखने को मिला साल 1663 में, जब जॉन ग्रॉन्ड नाम के व्यक्ति ने ब्यूबोनिक प्लेग के स्टडी के लिए बड़े अमाउंट में डेटा का यूज किया था। फिर जब कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ तो डेटा को स्टोर करने में और भी आसानी होने लगी। और जब इंटरनेट का जन्म हुआ तो इसके बाद से क्या हुआ कि डेटा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। तो 90s के दौरान इंटरनेट का आविष्कार हुआ और इसके बाद डेटा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। साल 2003 में गूगल ने एक पेपर रिलीज किया GFS नाम से, उसका मतलब है गूगल फाइल सिस्टम, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम इस लार्ज डेटा सेट्स को, जो हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में जो डेटा है, उसको किस प्रकार से हम स्टोर कर सकते हैं। और 2004 में गूगल ने एक और पेपर रिलीज किया और उसका नाम रखा उन्होंने मैप रेड्यूस। और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम ये जो बड़े अमाउंट में जो डेटा है इसे कैसे हम प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो केवल जो गूगल ने 2 पेपर्स दिए थे वो तो केवल थियोरेटिकल पेपर थे। उसके बाद उन पेपर्स को याहू ले लेता है और याहू उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। और फिर ये जो 2 पेपर्स थे प्रैक्टिकली जो इंप्लीमेंट हुए, गूगल फाइल सिस्टम का नाम जो याहू था उन्होंने चेंज कर दिया इसे HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और जो मैप रेड्यूस था उसका नाम वैसा का वैसा ही रहा, मैप रेड्यूस। और इन दोनों को मिलाकर बनता है हडूप इकोसिस्टम, जो आज के दिन भी बिग डेटा टेक्नोलॉजी में यूज होता है। और साल 2009 में हडूप जो है याहू से मूव करके अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास आ जाता है। और आज के दिन भी ये जो हडूप है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो बिग डेटा को डिफाइन करने के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट वीज का यूज करते हैं। तो जो पहला वी है उसका मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब कि आपका जो डेटा है वो कितना बड़ा है। तो IBM के एक रिपोर्ट के अनुसार 90% ऑफ डेटा जो आज है वो सिर्फ पिछले 2 सालों में क्रिएट हुआ है। तो अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मान लो कि 1960 से लेकर 2018 तक जितना भी डेटा प्रोड्यूस हुआ है तो उसका हिस्सेदारी मात्र 10% है। और 90% डेटा जो है वो 2018 से 2020 के दौरान क्रिएट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना तेजी से जो डेटा है वो क्रिएट हो रहा है। जो सेकंड वी है वो उसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि किस रेट से डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के दौरान आप लोग देखते हो कि यूजर्स जो है बहुत ज्यादा ही फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा डेटा क्रिएट होने लगता है और उनका जो रफ्तार होता है डेटा क्रिएट होने का वो तेजी से हो जाता है। और जो तीसरा वी है उसका मतलब होता है वेराइटी। वेराइटी इसका मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। जो फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि RDBMS सिस्टम या फिर आप एक्सेल फाइल में जो अपने डेटा को स्टोर करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है डेटा का। सेकंड है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि CSV फॉर्मेट, XML फॉर्मेट या फिर जेसन फॉर्मेट। ये सब जो डेटा के फॉर्मेट है ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के कैटेगरी में आते हैं। जो तीसरा जो फॉर्म है डेटा का वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। दैट मीन्स कि आपका जो ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है या फिर लॉग फाइल्स जो क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो चलिए अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे जो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है
जैसे कि हम बिग डेटा के भी नाम से जानते हैं, इसको कैसे हम स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक क्लासरूम में 50 बच्चों की कैपेसिटी है और उन बच्चों के लिए एक टीचर असाइन है, और वो जो टीचर है उन बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा है, एफिशिएंट तरीके से। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस क्लास में 50 और नए बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या उस क्लास में 50 एक्स्ट्रा स्पेस है उन बच्चों को बैठने के लिए? अगर है तो वो बच्चे तो वहां बैठ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हमें क्लास का साइज बढ़ाना होगा या फिर किसी दूसरे क्लास में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 50 बच्चे एक्स्ट्रा तो उस क्लास में आ गए, लेकिन क्या वो टीचर अब उन बच्चों को एफिशिएंटली पढ़ा पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसी प्रकार से जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होता था, जिसे हम मोनोलिथिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होता था कि एक पावरफुल सिस्टम रहता है जिसमें कि बड़े साइज के हार्ड डिस्क और रैम लगे होते हैं, बट एक लिमिट के बाद उस सिस्टम का एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगा। हम चाहे कितना भी रैम और हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा ले, उसका एफिशिएंसी है एक लिमिट के बाद वो फिक्स हो जाता है। तो अब लौटते हैं उस क्लासरूम के एग्जाम्पल पे। तो कैसे उन बच्चों को पढ़ाया जाए कि क्लास का एफिशिएंसी भी बना रहे और वो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पी पाए? तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि उन जो बच्चों को हम दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दे सकते हैं। तो उन बच्चों को जब हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और उनके लिए अलग टीचर्स रहेंगे, तो क्या होगा कि एफिशिएंसी उस क्लास का बना रहेगा। और इसी प्रकार से हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को भी पैरेलल प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के मदद से हम प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हमारा एफिशिएंसी बना रहता है और रियल टाइम में हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो डेटा है उसे डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देते हैं और उन सभी को एक साथ प्रोसेस करके आउटपुट हमें मिल जाता है। तो बिग डेटा के फील्ड में जो टेक्नोलॉजीज का यूज होता है वो है हडूप, स्पार्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, हाइव, स्कूप और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है आज के डेट में बिग डेटा फील्ड में। तो ये जो बिग डेटा है आज के दिन लगभग सारे फील्ड्स में यूज हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, यहां तक कि हमारे जो गवर्नमेंट है ये भी इस बिग डेटा को यूज कर रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं कि अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए भी बिग डेटा का यूज करते हैं। डेटा की मदद से ये यूजर्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस डेटा से ही आपको ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे कि जो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो सोशल मीडिया भी है जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे भी बिग डेटा के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही बड़े अमाउंट में डेटा होता है और इससे ये अपने यूजर्स के बिहेवियर को जज कर पाते हैं और उनके लिए क्या रिलेवेंट कंटेंट है वो दिखाने में मदद करता है इन्हें। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जो 2014 का जो इलेक्शन था, बीजेपी ने उस कैंपेन में बिग डेटा का यूज किया था अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बिग डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है एक गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंपनी के लिए। और बिग डेटा का जो मार्केट साइज है वो है लगभग $41 बिलियन USD और ये हर साल करीब 14% के एनुअली ग्रोथ से ये बढ़ रहा है और 2027 में इसे एस्टिमेट किया गया है कि ये जो मार्केट है बिग डेटा का 116 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।